एक तरफ जहां हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं यूपीआई करें, सुरक्षित रहें, वहीं 17 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के पानीपुरी वाले पर जीएसटी समन इशू किए गए क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उसकी यूपीआई रिसिप्ट्स 40 लाख से ज्यादा की थी। अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर रहे थे, पर अब इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी डिपार्टमेंट की रडार पर हैं स्मॉल बिजनेस पर्संस जैसे कि छोटे दुकानदार, रेस्टोरेंट, होटल, कार और बाइक के सर्विस वाले और ब्यूटी पार्लर वगैरह। ये सभी जीएसटी और इनकम टैक्स की रडार में हैं। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शंस की क्या लिमिट है। आपको किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है ताकि आप पर कोई भी इनकम टैक्स या जीएसटी की नोटिसेस इशू ना हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीए अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। आप अपनी जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस थ्रू डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, क्रेड, पेटीएम, आपकी ये सभी ट्रांजैक्शंस को गवर्न करता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एस्टैब्लिश किया गया था दिसंबर 2008 अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बाय आरबीआई एंड इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट पर डे इज 1 लाख रुपीस। ये लिमिट बैंक टू बैंक वैरी करती है। आप किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूज करते हैं और आपका यह डिजिटल प्लेटफॉर्म किस बैंक से लिंक है और इस बैंक की क्या लिमिट उस बैंक ने डिफाइन कर रखी है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप कोई भी कैपिटल मार्केट की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं या बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस केस में आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन की पर डे की लिमिट इज 2 लाख रुपीस। यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को कुछ केसेस में बढ़ाकर 5 लाख पर डे कर दिया गया है। जब आप कोई भी टैक्स पेमेंट करते हैं या किसी हॉस्पिटल की पेमेंट कर रहे हैं या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, उस केस में आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस की लिमिट है ₹5 लाख पर डे। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट फ्रॉम जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू। जीएसटी एक्ट में यूपीआई ट्रांजैक्शंस की कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, आप ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, तो आप पर यूपीआई ट्रांजैक्शन की कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहें तो एक फाइनेंशियल ईयर में, चाहे आप 10 लाख की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या 10 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी लिमिट जीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं की गई है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी कोई बिजनेस की यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, उसे हमेशा अपने करंट अकाउंट से करें। अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कभी भी अपने सेविंग अकाउंट के थ्रू ना करें। आपकी जो भी फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें और अपनी सभी जीएसटी की कंप्लायंस प्रॉपर्ली करें। कुछ बिजनेस पर्संस जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं किया है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यदि आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, उस केस में अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी ग्रॉस रिसिप्ट
20 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। वहीं यदि आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, उस केस में अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। अब तमिलनाडु के पानीपुरी वाले पर जीएसटी समन इशू किया गया क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उसकी ग्रॉस रिसिप्ट 40 लाख को एक्सीड कर गई थी और उसने अभी तक कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने उसे एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट ग्रांट किया कि आप विद इन दिस टाइम लिमिट अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इनकम टैक्स एक्ट में भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस की कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यहाँ भी जब भी आप अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखना होगा। फर्स्टली, अगर आप यूपीआई के थ्रू कोई भी गिफ्ट रिसीव करते हैं, उस केस में एज पर द सेक्शन 56(2) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अगर आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट रिसीव किया तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर अगर आप ये गिफ्ट अपने रिलेटिव से रिसीव कर रहे हैं या अपनी वेडिंग पे रिसीव कर रहे हैं तो आपकी ये इनकम को एग्जेम्प्ट किया जाएगा और आप पर कोई भी टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। सेकेंडली, यदि आप यूपीआई के थ्रू लोन रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। जब भी आप यूपीआई के थ्रू लोन रिसीव करें तो आप ये कोशिश करें कि आप उसकी रीपेमेंट कैश में न करें और आपकी उसकी रीपेमेंट यूपीआई के थ्रू ही करनी है। हो सके तो जिस बैंक के थ्रू आपने उस लोन को रिसीव किया उसी बैंक के थ्रू आप उसकी रीपेमेंट करें। हो सकता है आप डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं और आपके ये डिजिटल प्लेटफॉर्म डिफरेंट बैंक से लिंक हो। अगर आपका गूगल पे का अकाउंट आपके एचडीएफसी बैंक से लिंक्ड है और आपका पेटीएम का अकाउंट आपके कोटक बैंक से लिंक्ड है, उस केस में आप ऐसा ना करें कि आपने लोन तो एचडीएफसी बैंक से रिसीव किया और इसकी पेमेंट आप कोटक बैंक से कर रहे हैं। थर्ड इज द केस ऑफ कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स इन केस ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस। यूजुअली पर्सन्स कैशबैक और रिवॉर्ड्स के लालच में अनलिमिटेड यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं, पर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि यदि एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी कैशबैक और रिवॉर्ड 50,000 से एक्सीड कर जाती है, उस केस में उसे आपकी इनकम मानते हुए उस पर आप पर टैक्स एप्लीकेबल किया जाएगा। फोर्थ इज द केस ऑफ कैश फॉर यूपीआई। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई यूपीआई की पेमेंट रिसीव की और आप उस पेमेंट को कैश में सामने वाले को पे कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी आपने यूपीआई पेमेंट रिसीव की और उसके अगेंस्ट अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तब आपकी उस रिसिप्ट को भी आपकी इनकम माना जाएगा और उस पर भी आपको टैक्स पे करना होगा। यूजुअली ऐसा होता है कि लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस की वजह से हमसे अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका हमें भारी हर्जाना पे करना होता है। जिस तरह आपके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली लिटरेट होना इम्पोर्टेंट है, वहीं आपके लिए टैक्स लिटरेट होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के क्रेडिट बैलेंस पर हमेशा इनकम टैक्स और जीएसटी की नज़र रहती है। यदि आपके जो भी बैंक्स में क्रेडिट बैलेंस है उसका सोर्स
जेन्युइन होना चाहिए, आपके लिए वो एक्सप्लेनेबल होना चाहिए और आप जो भी अपनी एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं उन सभी एक्सपेंसेस का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। मेरी आप सभी टैक्स पेयर से ये सजेशन है, एडवाइस है कि यदि आपकी एनुअल इनकम आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट से कम है तब भी आप अपनी आईटीआर जरूर से फाइल करें, क्योंकि आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस हैं। यदि आप अपनी सारी इनकम को एक प्रॉपर तरीके से और करेक्टली अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज करते हैं, अपने सभी जेन्युइन एक्सपेंसेस को क्लेम करते हैं और अपनी सभी टैक्स कंप्लायंसेस को, चाहे वो इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस हो या जीएसटी की कंप्लायंस को एक जेन्युइन और प्रॉपर तरीके से अपने टैक्स एक्सपर्ट और टैक्स कंसल्टेंट की मदद से करते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अपनी सभी जीएसटी और इनकम टैक्स नोटिसेस को अवॉइड कर सकते हैं। Hope this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.